दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, मैट्रिक का एग्ज़ाम 14 फरवरी से होने जा रहा है। आपके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। तो दोस्तों, हम आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज क्लास 10 के NCERT मैथ का जो बुक है उनका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक के जितने पॉइंट बनते हैं, VBI पॉइंट, जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी पॉइंट को आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा तो ये 30 मिनट का वीडियो आपके एग्जाम में पूरे मार्क्स दिलाने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कभी चेंज नहीं हो सकता। दोस्तों, ये स्टैटिक ऑब्जेक्टिव का रूप है, जिसे आप एक बार देख ले तो आपके एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इसमें कोई चेंजमेंट की चांस या संभावना नहीं रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं वो हूबहू आपके एग्जाम में देखने मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्या है। तो दोस्तों, हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। चैप्टर 15 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे। दोस्तों, चैप्टर 1 में जो बेसिक पॉइंट आपको याद रखने हैं उन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 1 का जो बेसिक पॉइंट है आपका पहला शुरू होता है परिमेय संख्या से। दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होता है? तो दोस्तों, आपको परिभाषा याद नहीं करनी है। जो कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं बस इसे ध्यान में रखना है। दोस्तों, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां Q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, P/Q के रूप में जो भी संख्या लिख सकते हैं वे सभी परिमेय संख्या होती है। दोस्तों, और एक बात आपको याद रखनी है कि रूट के अंदर जैसे √4, √9, √16, √25, √36, इन सभी का वर्गमूल परफेक्ट रूप से निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये सभी परिमेय संख्या होंगे। दोस्तों, √4 का वर्गमूल 2 होगा, √3 का वर्गमूल √9 का वर्गमूल 3 होगा, √16 का वर्गमूल 4 होगा, √25 का 5 होगा। दोस्तों, ये सभी बाहर निकल जाएंगे। तो ये सभी हमारे परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारे पास है अपरिमेय संख्या। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि √2 कैसी संख्या है। तो दोस्तों, √2 कभी भी बाहर नहीं निकलेगी पूर्ण रूप से। तो दोस्तों, √2 आपका अपरिमेय संख्या हो गया। √3 अपरिमेय संख्या, √5, √7, √8, √10 ये सभी अपरिमेय संख्या हैं, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सकते हैं और निकलेंगे तो पॉइंट में निकलेंगे। तो दोस्तों, आप परिमेय और अपरिमेय को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है √2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय है, जबकि √4 आपका परिमेय है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है अभाज्य संख्या। दोस्तों, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों, अभाज्य संख्या को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। दोस्तों, अभी तक परिमेय अपरिमेय को समझ चुके हैं, अब देखते हैं अभाज्य संख्या। दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो दोस्तों, अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक का पहरा में आए और खुद का पहरा में
बोले तो वह संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब वो संख्या है जो एक का पहाड़ा में आता है और खुद का पहाड़ा में आता है। ये सभी अभाज्य संख्या हैं, इन्हें आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों जब अभाज्य संख्या को रूट के अंदर में रखा जाता है, जब अभाज्य संख्या को रूट के अंदर में रखा जाता है तो ये सभी अपरिमेय संख्या बन जाती है। दोस्तों कुछ पॉइंट और भी आपको याद रखनी है। पाई, पाई कैसी संख्या है? तो दोस्तों पाई अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होती है। दोस्तों इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम आपके पास लेकर आए हैं। दोस्तों इस पॉइंट को नोट करने में बहुत समय लगा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को यूं छोड़ कर ना जाएं, इन्हें लास्ट तक देखें। आपके एग्जाम में बहुत नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा एक होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो हमेशा एक होता है। आप कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए और उनका मोसो निकालेंगे तो उनका मोसो एक आएगा। मोसो बोले तो एचसीएफ। दोस्तों अगला पॉइंट है, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इसका सही जवाब होगा अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच, जैसे मान लीजिए 4 कोई परिमेय संख्या है और 8 कोई परिमेय संख्या है, तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या है। 4.1 है, 4.2 है, 4.3 है, इस तरह से। दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट को। दोस्तों अगला पॉइंट है, दो संख्या का गुणनफल। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ या मोसो गुना लोसो होता है। दोस्तों मान लीजिए कोई दो संख्या ए गुना बी है, इनका योगफल यानी इनको गुना करेंगे तो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होगा। दोस्तों इस फॉर्मूला से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। कभी कभी डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा जाता है कि दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होते हैं। दोस्तों ये चैप्टर 1 का बेसिक पॉइंट था। अब हम देखते हैं चैप्टर 2 का। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रेखिक बहुपद कहलाता है। एक रेखिक समीकरण का घात क्या होगा, तो दोस्तों एक रेखिक समीकरण का घात एक होता है। दोस्तों ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। ये हुबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे कि एक रेखिक समीकरण का घात क्या होगा, तो एक होगा। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रेखिक बहुपद कहलाता है। अगला पॉइंट है, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। दोस्तों रेखिक बहुपद का शॉर्टकट रूप जो होता है वो होता है ax प्लस बी। ax प्लस बी रेखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है, जहां a और b कोई भी वास्तविक संख्या होगी और a की जगह 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। दोस्तों व्यापक रूप रेखिक बहुपद का ax प्लस बी था, उसी तरह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इनका व्यापक रूप होता है, जहां a बराबर नॉट इक्वल टू 0, a की जगह 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसी तरह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछा गया है आपसे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। और दोस्तों यहाँ पे ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। दोस्तों आपको दिख रहा है
अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटे ए। आगे है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो इसका होता है सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए। और ये आया कहाँ से, तो ये जो है द्विघात बहुपद के हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो यहाँ पे सी का मान ये हो जाएगा और ए का मान यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल वाला हो जाएगा। दोस्तों आगे है 15 नंबर में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा यानी शून्यकों के व्युत्क्रम का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे सी होता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में कोई भी बहुपद आपसे दे देता है और आपसे ये पूछ लिया जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक बहुपद है, इसमें आपसे पूछ लेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस बी बटे सी होता है। तो यहाँ पे माइनस बी यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे माइनस बी आपका बी का मान हो जाएगा -1, और पहले से फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बटे में सी का मान कितना है 1 है, 1 यानी माइनस माइनस प्लस 1/1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 1। तो दोस्तों इस प्रकार से हल किया जाता है। दोस्तों आगे पॉइंट है एक घात यानी रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, यानी रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो रेखिक बहुपद के एक शून्यक होते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दोस्तों द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, और रेखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद का जो शून्यकों की संख्या होगी 1 होगा, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगा, और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगी। दोस्तों बोले तो जितनी घात उतना शून्यक होता है, एक घातीय बहुपद का 1 शून्यक, द्विघातीय बहुपद का 2 शून्यक, त्रिघातीय बहुपद का 3 शून्यक। दोस्तों आगे एक क्वेश्चन और है, आपको दिख रहा है त्रिघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है, तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बटे ए होता है, माइनस डी बटे ए होता है अल्फा इंटू बीटा का मान। चलिए अब देखते हैं चैप्टर 3। दोस्तों चैप्टर 3 का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दोस्तों दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म किस प्रकार के होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गए। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो दोस्तों ये हो गया दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, यानी इसमें दो चर राशि हैं x और y। दोस्तों आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ से देख सकते हैं 21 नंबर से दोस्तों a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 ये तीनों बराबर हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। जब इस प्रकार हो तो इस प्रकार के जो समीकरण होंगे दो चर वाले रेखिक समीकरण, इसका जो रेखा होगा वो संपाती रेखा होगा, रेखा संपाती होगा और अनेक हल होगा और संगत होगा, इसे संगत कहेंगे और इसे मिश्रित भी कहेंगे। दोस्तों मिश्रित और संगत इसी को कहेंगे जिसका एक हल होगा और संपाती रेखा होगा। दोस्तों यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो इस प्रकार के जो समीकरण होंगे दो चर वाले, उनका जो रेखा होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और हल की बात करें तो एक हल होगा मात्र, और ये संगत होगा और यह अविरोधी होगा।
यह कैसा होगा? तो अविरोधी होगा। दोस्तों यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अब बराबर नहीं c1 बटे c2 होगा तो रेखा समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा और विरोधी होगा। दोस्तों यहीं से आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल होंगे इसी फॉर्मूला से। आगे देखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधि है? रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधि है? तो 3 विधि है। कौन कौन विधि है? प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्ज गुणन, ये 3 विधि है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपको दिख रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, यानी दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं इस प्रकार से x प्लस वाई बराबर 4, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं इसका अनंत हल होते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर, द्विघात समीकरण में विवेचक यानी d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात समीकरण में विवेचक यानी d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। दोस्तों यहाँ से इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। आगे बोल रहा है समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि आपका हो बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac। दोस्तों यहाँ से हम लोग आगे आ पहुँचे हैं समांतर श्रेणी यानी एपी में। दोस्तों एपी से भी आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों एपी में जो पहला पद होता है उसको प्रथम पद बोलते हैं और बीच के अंतर को सार्वअंतर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एपी दिया हुआ है 4, 10, 16, 22 डॉट 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 का सार्वअंतर क्या होगा? दोस्तों सार्वअंतर बोले तो बीच का अंतर, बीच का अंतर कितना है? 6, इसका सही जवाब हो जाएगा 6। आगे बोलता है दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 30, दो अंकों की 30 संख्या है जो कि 3 से विभाज्य है। प्रथम पद एवं सार्वअंतर रहने पर nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे कह रहा है सवाल, आगे फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है किसी एपी में n पदों का योग यानी Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला होता है। इन दोनों फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। आगे बोल रहा है किसी एपी में अंतिम पद से nवां पद निकालने का फॉर्मूला, अंतिम पद से nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। आगे क्वेश्चन बोल रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होता है? दोस्तों आप इन्हें याद कर लीजिए 960। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो इसका सही जवाब होगा 128। दोस्तों 128 संख्या है 3 अंकों की जो कि 7 से विभाज्य है। दोस्तों अब देखते हैं चैप्टर 6 त्रिभुज। चैप्टर 6 त्रिभुज से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ से है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो कि समकोण त्रिभुज में लागू होता है। आगे बोलता है सभी वर्ग होते हैं। दोस्तों सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। दोस्तों सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। आगे बोल रहा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप इन्हें याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 40 दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात 4:9 है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? दोस्तों यदि भुजा का अनुपात आपको दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है, उसका स्क्वायर कर देना है यानी वर्ग। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, इसका सही जवाब हो जाएगा 16:81। जब आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाए और भुजा का अनुपात पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है, वर्गमूल निकाल लेना है। दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है तो इसकी भुजा का अनुपात क्या होगा? दोस्तों जब भुजा का अनुपात पूछेगा तो उस पर रूट चढ़ा देना है। तो दोस्तों इस पे रूट चढ़ाने के बाद 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 3:4 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए देखते हैं अब चैप्टर 7। दोस्तों अब चैप्टर 7 से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें देखते हैं। दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होते हैं जिसमें भुज भी 0 और कोटि भी 0 होते हैं। आगे है मूल बिंदु से दूरी होती है। दोस्तों मूल बिंदु से दूरी जो होती है, दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। आगे बोल रहा है 44 नंबर दो अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? तो मूल बिंदु कहते हैं। दो अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं जब इस प्रकार की ऊर्ध्वाधर लाइन को इस प्रकार की क्षैतिज रेखा काटती है तो यहाँ पे कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है x, y बराबर। दोस्तों x की जगह भुज होता है और y की जगह कोटि होता है यानी x, y बराबर भुज, कोटि होगा। दोस्तों पहले भुज होता है फिर कोटि होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी कितना होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 4। ये कैसे निकलता है? तो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है बिंदु 2,3 की मूल बिंदु से दूरी है। तो दोस्तों मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। दोस्तों 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो इसका सही जवाब होगा √13। दोस्तों यहाँ पे रूट होगा, √13 आंसर होगा। दोस्तों अब यहाँ पे आप थोड़ा फिगर देख करके कुछ समझ सकते हैं बेसिक पॉइंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में मदद करेगी। दोस्तों ये हुआ आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हुआ आपका क्षैतिज रेखा। दोस्तों जब ये एक दूसरे को काटता है तो उसके बीच में जो होता है उसे मूल बिंदु कहा जाता है और ये 4 चतुर्थांश में बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश और इसे बोला जाता है चतुर्थ चतुर्थांश। दोस्तों प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों प्लस प्लस होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में भुज होते हैं माइनस में, कोटि होते हैं प्लस में। तृतीय चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों माइनस माइनस में होते हैं और चतुर्थ चतुर्थांश में भुज प्लस में होते हैं और कोटि माइनस में होते हैं। दोस्तों इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है? दोस्तों
कोमा प्लस, ये किस में होता है? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय चतुर्थांश। आगे बोलता है y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? तो कोटि कहलाता है। दोस्तों x कोमा y होता है, जिसमें x को भुज बोला जाता है और y को कोटि बोला जाता है। दोस्तों x को भुज बोला जाता है और y को कोटि बोला जाता है। तो दोस्तों y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? तो y को क्या कहते हैं? कोटि, तो कोटि कहलाएगा। और x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? तो x को क्या कहते हैं? भुज, तो भुज हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बोल रहा है कि x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? तो भुज। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं त्रिकोणमिति। दोस्तों त्रिकोणमिति मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये चैप्टर में बहुत सारा फॉर्मूला है जो आपके एग्जाम में फॉर्मूला पे आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों त्रिकोणमिति में यूज होने वाले सभी फॉर्मूला को हम आपको एक एक करके बता देते हैं। इन फॉर्मूला को आप देख लीजिए एक बार, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों पहला पॉइंट है, त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में एक संबंध होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। दोस्तों कर्ण को h से लिखा जाता है, लंब को p से, आधार को b से। दोस्तों h बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और b बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। दोस्तों आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक बात बता दें कि त्रिकोणमिति में जो पाई का मान होता है, दोस्तों पाई का मान 180 डिग्री होता है। दोस्तों चलिए अब देखते हैं इसका फॉर्मूला 2 क्या कहता है। दोस्तों यहाँ से आप सेकंड फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं 52 नंबर में। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बटे एच, और कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बटे एच, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बटे b। दोस्तों साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। दोस्तों आप इन तीनों के मान को याद कर लीजिए कि साइन थीटा का मान क्या होता है? p बटे एच, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बटे एच, कोस का b बटे एच, टेन का p बटे b, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसको पलट देंगे, h चला जाएगा ऊपर और p आ जाएगा नीचे। कोस का उल्टा सेक होता है, तो b बटे एच को पलट दिया जाएगा, तो h जाएगा ऊपर, b आएगा नीचे। दोस्तों टेन थीटा का उल्टा होता है कोट, तो इसको पलट देंगे तो b जाएगा ऊपर और p आएगा नीचे। तो दोस्तों आप इन तीनों को याद कर लीजिए, ये तीनों अपने याद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे याद करने का कुछ ट्रिक हम बता देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है p बटे एच, इसे बोलते हैं सीमा पागल है। सीमा, साइन को सीमा बोलते हैं, सीमा पागल है p बटे एच। गोस्त थीटा, कोस थीटा को गोस्त बोलते हैं, गोस्त बना है b बटे एच। और टेन थीटा को टांग बोलते हैं, टेन थीटा को टांग बोलते हैं, टांग पकड़ भाई p बटे b। सीमा पागल है, गोस बना है, टांग पकड़ भाई। दोस्तों सीमा पागल है p बटे एच, गोस बना है b बटे एच, टांग पकड़ भाई p बटे b। इसको पलट देंगे तो ये सब का मान हो जाएगा। देखते हैं अब 53 नंबर में क्या फॉर्मूला है। दोस्तों 53 नंबर में है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। दोस्तों उल्टा का गुना एक होता है, उल्टा का गुना एक होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक, जब साइन और कोसेक को गुना करेंगे तो इसका मान होगा 1। कोसेक का उल्टा सेक होता है, और ये दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो इसका मान होगा 1। दोस्तों साइन का मान क्या होता है? p बटे एच, पागल है, गुना करेंगे हम कोसेक का उल्टा, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? इसी को पलट देते हैं तो h बटे p होगा, एच एच कट जाता है, p p कट जाता है, इसलिए 1 होता है। तो उल्टा का गुना 1 होता है, इन्हें नोट कर लीजिए। कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होगा उल्टा का गुना,
टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होगा। और यहीं से आपका फॉर्मूला ये सब निकला हुआ है। ये गुना में है, इधर भेज दिया तो भाग में हो गया। दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/कोट होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, 1/कोसेक थीटा होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं 54। दोस्तों यहाँ से 54 नंबर का फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। दोस्तों यहीं से हम निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक कोस स्क्वायर थीटा को उस पार भेज देंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से ये सभी दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं आगे। दोस्तों अब देखते हैं 55 नंबर में क्या फॉर्मूला है। दोस्तों 55 नंबर का फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। दोस्तों 55 नंबर का फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। दोस्तों अब कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90 का कैसे निकालेंगे, तो इसको पलटते जाएंगे। दोस्तों कोस 0 का मान होगा कोस साइन 90 का जो होता है 1, वो कोस 0 का होगा। उसके बाद कोस 30 डिग्री का मान होगा √3/2 जो कि यहाँ साइन 60 का होता है। दोस्तों इस तरह से आगे बढ़ना है ऊपर की तरफ। उसी तरह से कोस 45, कोस 60, कोस 90 का दिया हुआ है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि टेन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो 0 होता है। टेन 30 का मान 1/√3 होता है। टेन 45 का 1 होता है। टेन 60 का √3 होता है और टेन 90 का अपरिभाषित होता है। दोस्तों चलिए अब देखते हैं आगे। दोस्तों समय बहुत ही कम है और हम चाहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिखा सके, ताकि आपका एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने मिले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद अब 56 को देखते हैं। दोस्तों 56 में आप देख सकते हैं कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, 9 को कॉमन लिया गया है। यहाँ होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इसका मान 1 होता है, तो 9 गुना 1 9 होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा 9। इसी तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 मतलब 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे 8 कॉमन लेंगे और इसका मान 1 होता है। 1 गुना 8 8 हो जाएगा। आगे बोल रहा है 58 नंबर में कि 10 पाई/2 का मान क्या होगा। दोस्तों त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 होता है। 180 में 2 से भाग देंगे, 10 90 होगा और 10 90 का मान अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटिव होता है। दोस्तों यहाँ से त्रिकोणमिति का सारा झंझट खत्म हो गया। आप इन फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। बाकी कुछ पॉइंट है जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, आप एग्जाम में सोल्व भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। दोस्तों 10वां चैप्टर है आपका वृत्त यानी सर्कल। दोस्तों सर्कल से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। 59 नंबर में है वृत्त के केंद्र पर बना कोण। दोस्तों वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा दोस्तों किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। दोस्तों क्या होती है, समान होती है, ये सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2। जैसे ये कोई वृत्त है और ये कोई बाहरी बिंदु है, तो इस बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है किसी वृत्त पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
64 को। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। आगे बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, जहां पाई का मान 22/7 होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। दोस्तों अब आपके सामने आ चुका है चैप्टर 12वां। दोस्तों चैप्टर 12वां आपके सामने आ चुका है और चैप्टर 12वां से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हें अब देखेंगे। दोस्तों चैप्टर 12वां का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ से पहला क्वेश्चन है अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, यानी अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, तो पाई आर प्लस 2r और इसे r इंटू पाई प्लस 2 भी कहा जाता है। दोस्तों अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना है, त्रिज्या का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल के अनुपात पे रूट चढ़ा देना है, आपका आंसर आ जाएगा 2:3। आगे बोल रहा है कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखेंगे चैप्टर 13 से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों चैप्टर 13 जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। दोस्तों यहाँ से फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनता है, तो दोस्तों जितने भी फॉर्मूला वाले होते हैं, जितने भी फॉर्मूला बनते हैं इस चैप्टर से, सभी फॉर्मूला को हम देख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। दोस्तों पहले देखते हैं घन यानी क्यूब। तो दोस्तों घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। दोस्तों आगे होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है भुजा गुना √3। दोस्तों घन का विकर्ण भुजा गुना √3 होता है और घन की भुजा बराबर होता है क्यूब रूट अंडर आयतन। क्यूब रूट अंडर आयतन घन की भुजा होता है। चलिए अब देखते हैं घनाभ को। दोस्तों अब हमारे पास है घनाभ। दोस्तों घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आगे है घनाभ का विकर्ण बराबर। दोस्तों घनाभ का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं अब बेलन को। दोस्तों यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेलन यानी सिलेंडर। दोस्तों बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों यहाँ पे आपको बेलन दिख रहा है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। चलिए अब देखते हैं आगे गोला को। दोस्तों गोला स्फेयर यानी गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं आगे। दोस्तों गोला के बाद आपके सामने आ चुका है अर्धगोला। दोस्तों अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं शंकु को। दोस्तों आपके सामने आ चुका है शंकु यानी कोण। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। दोस्तों आगे है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर।
आगे यहाँ पे जो L आया है इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। L मतलब तिर्यक ऊंचाई, और इसे निकालने का फॉर्मूला होता है L बराबर √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं आगे। दोस्तों आप आगे देख सकते हैं छिन्नक। छिन्नक का जो आयतन होता है, छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई l इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई l इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर का स्क्वायर, बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर। दोस्तों छिन्नक में भी तिर्यक ऊंचाई होता है जिसे निकालने का फॉर्मूला भी होता है। तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर फॉर्मूला होता है √h का स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर। दोस्तों चलिए अब देखते हैं आगे। दोस्तों चैप्टर 13 से ये सभी जो टॉपिक थे, छिन्नक, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन्हीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है उनके फॉर्मूला से संबंधित। अब चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 14। दोस्तों चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर जो 14 है आपका, इसका नाम है सांख्यिकी। दोस्तों यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत सारा बनते हैं, और कहाँ से बनते हैं तो बेसिक कंसेप्ट से। तो दोस्तों वर्ग अंतराल को पहले समझते हैं कि वर्ग अंतराल क्या होता है। दोस्तों वर्ग अंतराल जैसे यहाँ देख सकते हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये सभी वर्ग अंतराल होते हैं, और इनके बीच का जो गैप होता है वो समान होता है, यही आपका वर्ग अंतराल होता है। आगे है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है तो दोस्तों वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग देने पर वर्ग चिन्ह मिलता है। यानी अगर हम इसे बोले a और इसे बोले b, ये दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग देना होता है, तो a प्लस b बटे 2, ये हो गया आपका वर्ग चिन्ह। ये हो गया आपका a बराबर निम्न सीमा, b बराबर उच्च सीमा। आगे बोल रहा है यदि आपको यहाँ से पूछ लिया जाए कि 5 से 10 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो 5 और 10 को जोड़ना होगा 15 होगा, और 15 में 2 से भाग देना होगा तो 7.5 होगा। इस तरह से होता है। आगे आपको दिख रहा है वर्ग माप। वर्ग माप क्या होता है तो दोस्तों वर्ग माप मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा के अंतर को कहते हैं। जैसे कि 5 से 10 आपका ये वर्ग अंतराल है, और इन्हीं के अंतर को वर्ग माप कहा जाता है। वर्ग माप को h से सूचित करते हैं, h, और h निकालने का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी b माइनस a। इसे बोल सकते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 10 में से बड़ा है 10, 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 आएगा, ये होगा वर्ग माप। चलिए अब देखते हैं आगे। दोस्तों आगे है बारंबारता। दोस्तों बारंबारता को fi से तथा वर्ग चिन्ह को xi से सूचित करते हैं। दोस्तों आगे बोल रहा है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक एवं बहुलक निकालना। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे निकाला जाता है तो दोस्तों माध्य बराबर फॉर्मूला होता है योग बटे n और परिसर। यहाँ से देख लेते हैं माध्य, माध्यक, बहुलक, तो माध्य बराबर योग बटे n, सभी संख्या को जोड़ देंगे और बटे जितनी संख्या उतना से भाग दे देंगे। परिसर बराबर फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। दोस्तों यदि आपको बोला जाए कि 4 और 5 का परिसर क्या होगा तो दोस्तों बड़ी संख्या 5 है, अब 5 में से आपको घटा देना है 4, छोटी संख्या, वो हो जाएगा आपका परिसर। आगे बोल रहा है माध्यक। दोस्तों माध्यक क्या होता है तो n प्लस 1 बटे 2, n प्लस 1 बटे 2वां पद जब आंकड़ा विषम हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। जब आंकड़ा सम हो तब माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है n बाय 2वां पद प्लस n प्लस 1 बटे 2वां पद बटे 2, ये होता है। आगे है बहुलक। बहुलक यानी बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो अधिकतम बार आई संख्या, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक होता है। जैसे 2, 3, 2, 1, 2, इसमें बहुलक क्या होगा तो दोस्तों 2 सबसे अधिक बार आया है
तो यहाँ पे बहुलक हो जाएगा 2। ये होता है बहुलक बराबर अधिकतम बार आई संख्या। दोस्तों एक फॉर्मूला आपको नोट करना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य। 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य के बराबर होता है बहुलक। चलिए कुछ और बेसिक पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों आप इन्हें भी ध्यान से देखिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 ये जाती है आपका अनंत तक। दोस्तों सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो सम संख्या होता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये सभी आपके सम संख्या होते हैं। दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। आभास संख्या के बारे में हम पहले भी बताए थे और आभास संख्या के बारे में शुरुआत में बताए थे चैप्टर 1 में, और ये आभास संख्या यहाँ पे भी यानी चैप्टर 14 में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पूछा जाता है प्रथम 5 आभास संख्या का माध्य क्या होगा। तो दोस्तों माध्य बराबर फॉर्मूला होता है योग बटे n। प्रथम 5 आभास संख्या तो 1 2 3 4 5, इन पांचों को जोड़ देंगे, जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे तो आपका माध्य निकल जाएगा। तो दोस्तों आभास संख्या देख लिए। उसका विषम संख्या क्या होती है, तो वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, तो ये सभी होती है विषम संख्या। विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरह से। दोस्तों यहाँ से चैप्टर 14 का बेसिक खत्म हुआ। अब चलते हैं चैप्टर 15 और लास्ट। दोस्तों चैप्टर जो 15 है वो आपका है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। कक्षा 10 की बात कर रहे हैं हम, बेसिक कंसेप्ट। दोस्तों जो प्रायिकता है उनका बेसिक कंसेप्ट को अभी हम देखेंगे और यहीं से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, पहला पॉइंट है किसी चीज के होने की आंकिक संभावना प्रायिकता कहलाता है। अगला पॉइंट है प्रायिकता को P से सूचित किया जाता है, P फॉर प्रोबेबिलिटी होता है। आगे बोलता है किसी घटना के होने की प्रायिकता PE से सूचित करते हैं। किसी घटना के होने की प्रायिकता को PE से सूचित करते हैं। आगे बोल रहा है किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को PE डैश से सूचित किया जाता है। आगे है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है जिसे संभव घटना कहते हैं। दोस्तों नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसे संभावित यानी संभव घटना कहते हैं, यानी निश्चित घटना कहते हैं। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, इसे असंभव कहते हैं, यानी ऐसी घटना जो कभी ना हो तो उसे उसकी प्रायिकता 0 होगी। आगे बोल रहा है कि PE प्लस PE डैश यानी प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 होता है। दोस्तों 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप याद कीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे आपको दिख रहा है सभी घटना की प्रायिकता का योग 1 होता है। सभी घटना की प्रायिकता का योग 1 होता है और प्रायिकता 0 से बड़ी, प्रायिकता का जो मान है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। दोस्तों जो प्रायिकता का मान होगा अधिकतम तो वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो सकती है और 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। इसी बात को यहाँ आपको सूत्र में लिखा गया है, तो इन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आगे पॉइंट है प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों प्रायिकता बराबर होता है संभावित परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम,
यानी PE बराबर NE/NS, यानी नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सम। आगे लास्ट पॉइंट बोल रहा है प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। दोस्तों, प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। प्रायिकता 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक के जो बेसिक कंसेप्ट थे वो बताएं। उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में यहाँ से 10 से 15 ऑब्जेक्टिव जरूर देखने मिलेंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो यदि आप साइंस के ऊपर चाहते हैं तो जल्दी कमेंट कीजिए, ताकि हम साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के मिक्स क्वेश्चन को इकट्ठा करके चैप्टर वाइज आपके पास लेकर आ जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी। एग्जाम हो या कोई मुसीबत।